नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय वे पर। आज हम डिस्कस करेंगे दिलीप चित्रे जी ने लिखी हुई बहुत ही सुंदर पोएम जिसका नाम है फादर रिटर्निंग होम। तो पहले नज़र डालते हैं दिलीप चित्रे जी के जीवन के ऊपर। उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1938 में और उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 10, 2009 में। उनका पूरा नाम है दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे। He has written his works in Marathi and English. वो दोनों भाषाओं में लिखते थे, इंग्लिश और मराठी में। He was a painter, filmmaker and a notable columnist. He was awarded with Sahitya Academy Award for his poems and translation work Says Tuka, popular abhangas or spiritual poems written by Sant Tukaram. Loneliness, self-disintegration, generation gap, boredom are the major themes of his poems. Now we will discuss about the poem Father Returning Home और My Father Travels। इस पोएम का दूसरा भी नाम है दोस्तों एक My Father Travels। It is an autobiographical poem। ये जो पोएम है इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोलते हैं क्योंकि इस पोएम में पोएट ने अपने पिताजी के बारे में लिखा हुआ है। It tells us about the dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine of his father। इस पोएम में उन्होंने अपने पिताजी के डल, एकदम उदास, नीरस लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। इस पोएम में एक ऐसे पिता की कहानी है जिनकी लाइफ में उदासी है, एक ऐसे पिता जिनके लाइफ में दुख है, दर्द है, एक ऐसे पिता जिनके लाइफ में बेरुखी है, एक ऐसे पिता जिनके लाइफ में अकेलापन है, एक ऐसे पिता जिनके लाइफ में मायूसी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light। हमें पोएट बताते हैं कि उनके पिताजी लेट इवनिंग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मतलब उनके पिताजी देर तक ऑफिस में काम करते हैं और इसीलिए वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो दूसरे पैसेंजर्स, कम्यूटर्स मतलब पैसेंजर्स है, वो लोग उनसे बात नहीं करते क्योंकि वो लोग उनके पिताजी से फ्रेंडली नहीं है या फिर वो फैमिलियर नहीं है, इसीलिए दूसरे जो पैसेंजर्स है उनके पिताजी के साथ बात नहीं करते हैं। इसीलिए पिताजी उस भीड़ में भी अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में येलो लाइट होता है, एक ऐसा लाइट जो बहुत ही बोरिंग सा और इरिटेटिंग सा होता है, जो हमें फ्रेश नहीं फील करवाता। और दूसरी एक बात बताई गई है दोस्तों कि पिताजी जो है ट्रेन में खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब ऑफिस में देर तक काम करना, ट्रेन में जब बैठते तो उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक तरीके से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, ऐसे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। सबर्ब मतलब आउटस्कर्ट्स, एरिया आउटसाइड सिटी। छोटी छोटी बस्तियाँ होती है, कस्बे होते हैं, उनको बोलते हैं सबर्ब्स। पोएट के पिताजी जो है वो इन छोटी छोटी बस्तियों को नहीं देखते, उनको इग्नोर करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए रोज़मर्रा की बात है, वो रोज़ इसी रास्ते से ट्रैवल करते हैं, इसीलिए अब उनको इन बस्तियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको देखने में मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart। उनके शर्ट और पैंट जो है वो बारिश की वजह से भीगकर गिले हुए हैं। सॉगी मतलब गीले हो जाना। और उनका रेनकोट जो है मिट्टी से गंदा हुआ है, उसको मिट्टी लगी हुई है। उनकी जो बैग है वो बुक्स से भरी हुई है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें से बुक्स गिरने वाले हैं, लेकिन वो कैसे तो भी उसको संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और उन बुक्स को नीचे नहीं गिरने देते। एक सेंटेंस है हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, मतलब ये दर्शाता है कि वो एक एजुकेटेड इंसान है, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है उनके लाइफ में, जो कि एक एजुकेटेड इंसान को एक इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिलता है। His eyes, dimmed by age, fade homewards through the humid monsoon night। उनकी आंखें जो है ओल्ड एज की वजह से कमज़ोर हो गई है, नज़र धुंधली हो गई है
और इस चिपचिपी उमस वाली गर्मी में उनकी थकी हुई आंखें, कमज़ोर आंखें घर का रास्ता देख रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। पोएट बताते हैं कि अब मैं देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं जैसे कि एक लंबे सेंटेंस में से एक शब्द निकाल दिया हो। एक लंबे सेंटेंस में से सारे शब्द इम्पोर्टेंट नहीं होते और इसीलिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे ही ध्यान दिया जाता है और जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। वैसे ही उस ट्रेन से एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड की तरह वो उतर जाते हैं। मतलब उनके ट्रेन में रहने से या न रहने से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. अब ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी से प्लेटफॉर्म पार करते हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और गली में एंटर करते हैं जो कि उनके घर की तरफ जाती है। His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. उनकी चप्पल जो है वो कीचड़ लगने की वजह से चिपचिपी हो गई है और हमें पता है कि चप्पल को अगर कीचड़ लग जाए तो चलने में कितनी दिक्कत होती है, हमारे पैर जो है स्लिप होते हैं। तो फिर भी वो घर जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। अब फिर से दोबारा हमेशा की तरह वो घर में जाते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं जो शायद ठंडी है या फिर उसमें टेस्ट नहीं है, वीक टी बोला गया है उसको, और बासी रोटी खाते हैं और एक किताब पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके घर में उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, उनके साथ समय बिताने वाला कोई भी नहीं है। शायद इसीलिए वो बुक्स के साथ अपना समय बिताते हैं। और उसी तरह उनको ठंडा खाना खाना पड़ रहा है, उस खाने को गर्म करने वाला भी उनके घर में कोई भी नहीं है। आगे चलो। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. फिर वो टॉयलेट में जाते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। कॉन्टेम्पलेट करना मतलब टू थिंक डीपली और सीरियसली, और वो गहराई से सोचते हैं कि इंसान कितना पराया, अलग, अकेला हो जाता है इंसान की बनी इस दुनिया में। मतलब मीनिंग बहुत गहरा है दोस्तों कि टॉयलेट ही अब उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी दुनिया, अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। जबकि देखा जाए तो दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में उनको सोचने के लिए सिर्फ टॉयलेट ही बचा है, दूसरी कोई जगह उनको अपनी सी नहीं लगती है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। जब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं, सिंक के पास आते हैं, सिंक मतलब वॉश बेसिन के पास आते हैं हाथ धोने के लिए, तब उनके हाथ कांपते हैं, थरथराते हैं। शायद वो ओल्ड हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, शायद इसलिए वो थरथराते हैं या कांपते हैं, या फिर पानी बहुत ठंडा है इसलिए उनके हाथ कांपते हैं, या फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, शायद इसलिए वो कांपने लगे हैं। A few droplets cling to the graying hairs on his wrist. और रिस्ट मतलब कलाई और क्लिंग मतलब चिपकना, तो उनके रिस्ट पर पानी की कुछ बूंदें चिपक जाती है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बहुत नाराज, दुखी है। सलन मतलब वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, नाराज या फिर उदास, चिड़चिड़े जो बच्चे हैं, वो बच्चे उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, उनके लाइफ के मस्ती मजाक शेयर नहीं करते, उनके लाइफ के सीक्रेट्स शेयर नहीं करते। जनरली बच्चे अपने ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंडमदर के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बच्चे पोएट के जो पिताजी हैं उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते। और इसी वजह से उनके जो पिताजी हैं उनका लोनलीनेस और अकेलापन हमें यहाँ पे दिखता है। उनके लिए शेयरिंग इज केयरिंग वाला पार्ट बिल्कुल उनकी दुनिया में है नहीं, ना शेयरिंग है और ना ही केयरिंग है। आगे चलते। He will now go to sleep, listening to the static on radio. अब वो सोने के लिए जा रहे हैं और रेडियो पे
स्टैटिक सुनते हैं। स्टैटिक मतलब एक ही तरह का, एक ही धुन में चलने वाला बोरिंग सा म्यूजिक जिसमें सिर्फ शोर सुनाई देता है। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पूर्वजों और पोता पोतियों के सपने देखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ एंसेस्टर मतलब वो पास्ट के बारे में, और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब फ्यूचर के बारे में सपने देखने की कोशिश करते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। और नोमैड्स, नोमैड्स मतलब बंजारे, वो सोचते हैं कि आज की दुनिया के लोग बहुत एकदम से गए गुजरे हैं, उनसे अच्छे तो नोमैड्स थे। वो सोचते हैं कि आर्य लोग जब इस दुनिया में एंट्री करके, आर्य लोगों ने इस दुनिया में एंट्री करके एक रीच कल्चर का निर्माण किया था, जिस रीच कल्चर में बूढ़े लोगों का सम्मान होता था, रिस्पेक्ट होता था। वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बूढ़े लोगों को नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है उतना रिस्पेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है, और इसी मैसेज के साथ कि हमने बूढ़े लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को हमने समझना चाहिए, ताकि हम उनको थोड़ी बहुत खुशी दे सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझी होगी। अगर आपको पोएम समझी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।